इसके बाद आप अब कर सकते हो एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 1A निकाल लो, उसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है n, उसके लिए मुझे शो करना है, ये प्रूफ करके दिखाना है, प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6, ये शो करके दिखाना है आपको। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? अभी एग्जांपल देखा आपने, उस एग्जांपल में अगर 6 से अगर डिवाइजर लिया जाए तो 6 के जो डिवाइजर अगर हो तो r की पॉसिबल वैल्यू 0 से 5 तक होंगी, है ना। और अगर 0 से 5 तक पुट कर दोगे तो वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर को कवर करता है, जिसमें से कुछ इवन होते हैं और कुछ ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अब क्योंकि क्वेश्चन डिविजल बाय 6 वाला आया, ठीक है ना, तो आप डिवाइजर किसको लेकर चलोगे? 6 को। ठीक है, ये क्लियर है। अब सबसे पहली लाइन बताओ क्या लिखी जाएगी? लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी n। ठीक है, ये मुझे लेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे बनाने हैं। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी n। ठीक है, ये मान लिया। सर नेक्स्ट लाइन बताओ। लेट द डिवाइजर बी, डिवाइजर कितना मान रहे हो? 6, क्योंकि डिविजल बाय 6 दिखाना है। 2 लाइन हो गई, तीसरी लाइन बताओ। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये थर्ड लाइन होती है और इसको लिख देते हैं, a इक्वल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट लाइन बताओ। a इक्वल्स टू बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 क्यू प्लस आर, ये। ठीक है ना। अब r की जो वैल्यू हो सकती हैं वो 0, 1, 2, है ना, 3, 4 और 5, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर ये सब वैल्यू हो सकती हैं तो r की, यहाँ पर r की जब वैल्यू रखी जाएंगी तो ये इंटीजर कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? तो आंसर है, तो देखो r की वैल्यू अगर आपने सर यहाँ 0 रख दी तो a इस फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में? एक तो 6q प्लस 0 लिखोगे तो 6q आ जाएगा, या बताओ किस फॉर्म में हो सकता है? 6q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, या और बताना 6q प्लस 2 की फॉर्म में, और 6q प्लस 3 की फॉर्म में, और 6q प्लस 4 की टर्म में, और 6q प्लस 5 की फॉर्म में। इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकती है सर इस इंटीजर की, अगर 6 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो इंटीजर है इसको हमने n माना है तो n लिख लो। ठीक है ना, ये n किस फॉर्म में हो सकता है? इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू ये भी लिखी जा सकती है, ये भी लिखी जा सकती है, ये भी लिखी जा सकती है, कोई भी वैल्यू ली जा सकती है इनमें से। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, डिविजल बाय 6 दिखाने के लिए, किसको डिविजल बाय 6 दिखाना है? n क्यू माइनस n को दिखाना है। अब देखो ध्यान से सुनो, n क्यू माइनस n को हम डिविजल बाय 6 कैसे दिखा सकते हैं? n क्यू माइनस n को ऐसे लिख सकते हैं क्या? n कॉमन, क्या लिख सकते हैं? n कॉमन, और इसमें से क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर n ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? तो वो क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, ये हुआ करता है। ठीक है, फिर से n क्यू माइनस n में से n कॉमन ले लिया, क्या बच गया? n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, n का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर लिख लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो बनता है। ठीक है, तो यानी कि n क्यू माइनस n इस क्वांटिटी के इक्वल चल रहा है अभी। ओके, अब n की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं अगर डिविजल बाय 6 है? तो आंसर इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें कुछ केस दिखाने पड़ेंगे। कौन से केस दिखाने पड़ेंगे? सारे केस दिखाने पड़ेंगे सर। ठीक है ना, तो उनमें से सबसे पहला वाला केस कौन सा बताओ? n इक्वल्स टू क्या हो सकता है? 6q। ठीक है, तो सबसे पहला वाला केस लेंगे। केस 1 देखो, केस 1, जब n की वैल्यू क्या हो?
6q की फॉर्म में हो, n इक्वल्स टू किस फॉर्म में हो, 6q की फॉर्म में। तो यहाँ पर पुट करो, देखो nq माइनस n किसके इक्वल चल रहा था, n माइनस 1 एंड n प्लस 1। अब देखो n की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा बोलो, 6q, और यहाँ पर कितना आएगा 6q माइनस 1, और यहाँ पर कितना आएगा 6q प्लस, ऐसा आएगा। अच्छा अब देखो 6 ऐसे ही ठीक है, इतनी टर्म को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या नाम दे दिया, m। अब ये n क्यूब माइनस n किस फॉर्म में आ गया, 6 इंटू समथिंग। अब क्योंकि डिविजिबल बाय 6 दिखाना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए था, 6 इंटू समथिंग की फॉर्म में। तो अब ये आ गया ना उस फॉर्म में, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि देयरफॉर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, और यहां पर m मैंने किसको माना है, क्या लिखोगे, वेयर m q 6q माइनस 1 एंड 6q प्लस 1, इस तरह से। ये हो गया केस 1 जब n की वैल्यू 6q रखी। अब केस 2 देखो आप, केस 2 बताओ क्या है, n की वैल्यू और क्या हो सकती है, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 6q प्लस 1 ये हो सकती है। ठीक है, तो केस 2 देखो, केस सेकंड n इक्वल्स टू 6q प्लस 1 पुट करो, कहां पर पुट करोगे, यहां पर, इसमें पुट करो। देखो n क्यूब माइनस n किसके इक्वल है, n माइनस 1 एंड n प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ, 6q प्लस 1, ये देखना ध्यान से, और यहां पर n की जगह क्या लिखोगे बताओ, 6q प्लस 1, और माइनस में पहले से क्या चल रहा है 1। अब यहां पर भी रखो n की वैल्यू 6q प्लस बोलो 1, और पहले से प्लस में क्या चल रहा है 1। ठीक, जब ऐसा रखा तो इस 1 से 1, अब देखो बचा क्या है यहाँ पर 6q, तो यहाँ पर लिख लो 6q, और साथ में क्या चल रहा है 6q प्लस 1 ये वाला, और क्या 6q प्लस 2 ये। ठीक है ना, जब मैंने यहाँ पर 6q प्लस 1 रखा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा था 6q, वो मैंने आगे लिख लिया, 6q प्लस 1 ये लिखा हुआ है, 6q प्लस 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो फिर से 6 ऐसे ही लिखा, और इस सब का क्या नाम रख दिया m। अब हमारा फिर से n क्यू माइनस n किस फॉर्म में आ गया, 6 इंटू समथिंग, देयरफॉर n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये, और यहां पर हमने m किसको माना है, क्या लिखोगे q 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 2 को। यहां पर m अलग तरह का था, यहाँ पर m अलग है, तो आपको दोनों बार लिखना पड़ेगा कि m किसको माना गया है। ठीक है ना, हर बार हमारा आंसर किस फॉर्म में आ जा रहा है, 6 इंटू समथिंग की फॉर्म में। कितने केस हो गए, 2। अब इसके बाद एक केस और करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ 3 केस करके दिखाओगे आप। देखो नेक्स्ट केस क्या है, n की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, हमने 6q करके देख लिया, डिविजल है, 6q प्लस 1 करके देख लिया, अब क्या करेंगे 6q प्लस 2। थर्ड केस, केस थर्ड, जब n किस फॉर्म में हो, 6q प्लस 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो nq माइनस n ये किसके इक्वल होता है, n माइनस 1 एंड n प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी 6q प्लस 2, फिर से रखो n की वैल्यू कितनी 6q प्लस 2, और माइनस में क्या चल रहा है 1, फिर से रखो n की वैल्यू कितनी 6q प्लस 2, और प्लस में पहले से क्या चल रहा है 1। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, यहां पर कितना आया बताओ 6q प्लस 2, ये तो ऐसे ठीक है। अच्छा यहां पर बताना कितना बना, 6q प्लस कितना 1, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पर कितना बना बताओ, 6q प्लस ये कितना 3, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनना, यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा सर। ठीक, तो क्या बचेगा 3q प्लस 1, ये समझ आया सबको। यहां पर क्या कॉमन ले लिया 2, है ना, 2 जब कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा। अच्छा 6q प्लस 1 ऐसे ही ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं 3, तो क्या बच जाएगा 2q प्लस 1। ठीक है ना, इसमें से 3 कॉमन और इसमें से 2 कॉमन। अब ये वाला 2 और ये वाला 3 मिलकर कितना 6 आ जाएगा।
ठीक। तो ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया 6, और बाकी सब कुछ ये लिखा हुआ देखो 6q + 1 और 2q + 1। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। तो आंसर सर 6 ऐसे लिखा रहने तो बाकी सबको क्या लिख दो m, ठीक है। तो 6 इस सब क्वांटिटी का नाम m। अब हमने देखा कि nq - n 6m की फॉर्म में आ गया, 6 × समथिंग आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 6 होगा, डिविजिबल बाय 6, ठीक है। और यहां पर m किसको माना गया 3q + 1, 6q + 1 एंड 2q + 1 को। अब हमने जब 3 केस करके दिखा दिए जिसमें से कुछ ऑड आया होगा इंटीजर, कुछ बार इवन रहा होगा, तो हम लिखेंगे कि अब क्योंकि हमने 3 केस कर दिए, बाकी के 3 केस सिमिलरली प्रूफ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे लास्ट में, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर n इक्वल्स टू, कौन कौन से टर्म रह गए हैं 6q + 3 और 6q + 4 और नेक्स्ट 6q + 5। जब n इन सब की इक्वल होगा तब nq - n क्या होगा डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ये बात आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, ठीक। ये तो समझ आ गया। तो जब आपने स्टार्टिंग की इस क्वेश्चन की तो उसमें आपने सबसे पहली चीज क्या बताई कि कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने अपने मन से, कितना n, ठीक है, ये मान लिया। डिवाइजर कितना ले लिया 6। अब पॉजिटिव इंटीजर n है, डिवाइजर 6 है, तो लेमा लगाने पर n = 6q + r आ जाएगा। अब क्योंकि डिवाइजर 6 है तो r की ये वैल्यू हो सकती है, और r की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये n इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि n की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने 1 बाय 1 क्या किया, पहले n की वैल्यू 6q ले ली। अब n की वैल्यू 6q कहाँ पुट करोगे, तो क्वेश्चन था nq - n, उसमें से पहले क्या कॉमन ले लिया n, तो n² - 1 बचा, फिर a² - b² लगाकर क्या फॉर्मूला बन गया a - b और a + b। अब हमने n की 1 बाय 1 वैल्यू उठाते गए और यहां पुट करते गए, तो हर बार हमें कौन सी फॉर्म मिली 6m। इसका मतलब हर बार हमें क्या मिला कि nq - n किससे डिविजल है 6 से, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1A का एप्लीकेशन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। x और y कैसे इंटीजर हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि x² + y² इवन तो होता होगा बट किससे डिवाइड नहीं होता होगा 4 से, ये मुझे करके दिखाना है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। तो हमने जब सबसे पहला एग्जाम्पल किया था, सबसे पहला एग्जाम्पल, तब उसमें हमने ये पढ़ा था कि 2m की फॉर्म में हो कुछ तो वो इवन होता है, और 2m + 1 हो तो वो ऑड होता है। तो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपके माइंड में है, वो क्या 2m + 1, ठीक है ना। तो एक हमने मान लिया अपनी तरफ से, लेट द, किसको मानना पड़ेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी, एक तो मान लो 2m + 1 एंड दूसरा एक और मान लो, तो कुछ और ले लो 2n + 1, ठीक है ना। ये क्या है, ये किसको शो करता है 2m + 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है ना। इसी तरह से 2n + 1 लिखा होता या 2q + 1, 2l + 1, कुछ भी लिखा होता, वो किसको शो करता ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। तो मुझे क्या करने थे, दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानने थे, जिसमें मैंने x इक्वल मान लिया किसके 2m + 1 के, और y किसके इक्वल मान लिया कोई 2n + 1 के। अब x यहां पर क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये किस फॉर्म में रहा होगा 2m + 1 की फॉर्म में। y यहां पर क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी कुछ 2m + 1 की फॉर्म में रहा होगा। अब क्योंकि m में ले चुका इसलिए इस बार मैंने क्या लिख लिया n, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा अब देखो मुझे क्या शो करना है, x² + y² को मुझे शो करना है कि ये इवन नंबर है बट डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो देखो कैसे करोगे, x किसके इक्वल है बताओ, x है क्या, देखो बिल्कुल सिंपल से समझ सकते हो, x है क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ये किस फॉर्म में रहा होगा 2m + 1, इसका क्या चल रहा है स्क्वायर। फिर से y क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो
तो ये किस फॉर्म में रहा होगा, ये भी 2m+1 की फॉर्म में रहा होगा, बट m ले चुके हैं तो यहां पर कुछ और लिख लो 2n+1, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑड मैंने नंबर लिख दिए। अब इनके क्या चल रहे थे, स्क्वायर, तो क्या लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो a+b का होल स्क्वायर क्या होता होगा बोलो, 4m² आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे इधर यहां पर क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। यहां तक सबको बात समझ आ गई क्या चल रहा है। x और y कैसे नंबर हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो वो किस फॉर्म में रहे होंगे, पहला एग्जांपल जब पढ़ा था 2m+1 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो x को 2m+1 लिख लो और y को भी 2n+1 लिख लो। आप यहां पर 2q+1 कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखो जब ओपन करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर कितना बन जाएगा 2, और बाकी जितने भी टर्म लिखे हुए उन सब में से क्या कॉमन आ रहा है 4। तो देखो 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, m²। अच्छा यहाँ क्या बचेगा n², यहाँ पर क्या बचेगा m, यहाँ पर क्या बचेगा n, और 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। फिर से ये 1 और ये 1 मिलकर 2 ये लिखा हुआ है, बाकी के जो टर्म थे ये और ये, इनमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, सब में से 4। तो m² बचा, n² बचा, m बचा और n, ठीक है। इस टर्म को थोड़ी देर के लिए कुछ नाम रख दो, mn तो मान चुके, चलो q रख देता हूं। क्या नाम रख दिया मैंने, q। और प्लस में क्या चल रहा है बताओ, और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, x² प्लस y² के। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कुछ फॉर्म यूक्लिड के लेमा जैसी नहीं है या नहीं। और यूक्लिड के लेमा में यहाँ पर +2 आ रहा है, तो ये +2 किसको शो करता होगा बताओ, रिमाइंडर को। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये रिमाइंडर है और ये क्या है डिवाइजर। ये क्या रहा होगा सर, डिवाइजर। 4 डिवाइजर है बट रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, यानी 4 से मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। इसका मतलब ये है कि 4 पूरी तरह से डिवाइड उसको नहीं करता है। ये बात आई समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 18 है, 18 को डिवाइड करूंगा 4 से, है ना, तो यहां पर कितना आया 16, आंसर क्या आया 2। तो क्या 4 डिविजिबल है 18 का, नहीं, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि क्योंकि डिवाइजर के साथ रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता, 4 डिविजिबल नहीं है। अब दूसरी चीज क्या दिखानी थी कि कैसा नंबर है, इवन। अब बताओ देखकर ये इवन नंबर है या नहीं है, तो आंसर है सर हाँ है। क्यों, क्योंकि इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा होगा बताओ 2, तो क्या बचा होगा 2q + 1। अब क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2m की फॉर्म है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है इवन इंटीजर। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो ये चीज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दी, केवल आपको इसी स्टेटमेंट से देखकर क्या पता चलता है, कि इसको देखकर ये पता चलता है कि x² + y² इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिविजल नहीं हो रहा बताओ 4। सबको समझ आ गया क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 नहीं आ रहा 2 आ रहा है, ठीक है, इसलिए पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा, ये बात। और दूसरा आपने जब 2 कॉमन लेकर देखा तो ये 2 + 2 × समथिंग की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब ये कि x² + y² इज इवन इंटीजर, ठीक। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा कि x² + y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, इस तरह से हो जाएगा। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 एंड 1445। 1190 एंड 1445, ठीक है। ये 2 नंबर गिवन है हमें, और इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर इनका HCF फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के लिए, हाँ, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा ग्रेटर है। सबसे पहले ये अनाउंस करेंगे, ठीक। तो 1190 इज स्मॉल देन 1445, ठीक है। अगर ये स्मॉल है इससे, तो इससे इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो
1445 को डिवाइड कराएंगे 1190 से, ठीक है। इससे जब इसको डिवाइड कराएंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 1190 माइनस कराइए कितना? 255, ठीक है। जब हम सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये स्मॉल है, इससे इसको डिवाइड कराना होगा। फिर हमें जब हमने इसको इससे डिवाइड कराया तो हमारा रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आया, ठीक है। अगर रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाता तो हमारा यही नंबर क्या बन जाता? HCF। अब क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आया तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो हमारा रिमाइंडर है अब उससे किसको डिवाइड करेंगे? जो लास्ट डिवाइजर होगा, ठीक है। तो 255 से डिवाइड कराएंगे किसको? 1190 को, ठीक है। कितने टाइम? 4। कितना? 1020, ठीक है। माइनस कराइए 170, ठीक है। तो जब हमने लास्ट डिवाइजर को डिवाइड कराया, अब माइनस करने पर फिर भी हमारा रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आया, तो अब ये प्रोसेस फिर से चलेगी। क्या प्रोसेस चलेगी कि अब जो रिमाइंडर आया है उससे लास्ट डिवाइजर को डिवाइड कराइए, ठीक है ना। तो 170 से डिवाइड कराएंगे किसको? 255 को, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा 170 माइनस कराइए कितना? 85, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से डिवाइड कराएंगे। अब किसको डिवाइड कराएंगे? तो आंसर है जो रिमाइंडर आया है उससे लास्ट डिवाइजर को डिवाइड कराएंगे, ठीक है ना। यही प्रोसेस चलती रहेगी 85 से अब 170 को, ओके। 85 से 170 2 कितना? 170 माइनस कितना? 0, ठीक है। इस बार हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है कि जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा किसका आंसर होता है? HCF का आंसर, ठीक है। लास्ट डिवाइजर कौन सा होगा? जब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ चुकी होगी? 0, ठीक है। तो HCF का आंसर इस क्वेश्चन का क्या आया? 85, ठीक है। तो ये डिवीजन प्रोसेस आप कराओगे और डिवीजन प्रोसेस कराकर 85 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब आप लिखोगे इसको तो लेमा की फॉर्म में लिखोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। और लेमा की फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान होता है। जो हमारा डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक ही बार लिखूंगा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। लगाइए। सबसे पहला डिविडेंड क्या है हमारे पास? 1445। ये किसके इक्वल होगा? तो आंसर है 1190 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस में क्या? 255, ठीक है ना। 1190 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 255, ये आ गया, ओके। फिर से अब नया डिविडेंड हमारा क्या आया? 1190। तो अब आप क्या लिखेंगे? 1190 वो किसके इक्वल होगा? 255 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस में क्या? 170। 255 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस में 170, ठीक है ना। जो हमारा डिवाइजर होता है लास्ट डिवाइजर वो हमारा क्या बन जाता है? डिविडेंड। और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है? डिवाइजर। हमेशा ऐसा होता जाता है। अब देखो ये हमारा लास्ट क्या था? डिवाइजर। अब ये क्या बन जाएगा बताओ? डिविडेंड 255। और जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या बन चुका होगा? अब डिवाइजर है या नहीं? तो देखो 255 को क्या लिख सकते हैं? 170 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस में क्या? 85 प्लस 85, ये आ गया, ठीक है। और लास्ट बताइए 170, ठीक है ना। ये अब हमारा डिविडेंड बनेगा। और 170 किसके इक्वल है? 85 इंटू 2 और प्लस 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे देख चुके हो, अब आपको ये सब समझ आ गया होगा कैसे किया है। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने एक चीज और पूछी है, वो भी आपको दिखानी है। तो इनका मैं कुछ नाम रख रहा था, इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये इक्वेशन नंबर 4। ये जो हमने लेमा लिखे हैं ना,
इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन का फॉर्म में लिख लेंगे। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में उसने एक बात और कही है, वो देख लो आप। क्या बोला है, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190M प्लस 1445N, इस फॉर्म में मुझे लेकर आना है, ठीक है। तो मैं इसको यहां दिखा देता हूं। देखिए HCF का मेरा आंसर कितना आया है, आंसर है 85। HCF हमने कितना निकाला था, 85। और मुझे इस HCF को किस फॉर्म में लाकर दिखाना है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1190M और प्लस में क्या 1445N, इस फॉर्म में लेकर आना है। ये सब लोग समझ लो कि ये कैसे लेकर आते हैं, ठीक है ना। देखो इतनी बात समझ आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। HCF निकालना सबको आता है, लेमा लिखना सबको आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक नई चीज और पूछ ली उसने। क्या बोला है कि जो 85 आपका HCF आया है, उस HCF को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो 85 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने लिखा HCF 85, ठीक है ना। HCF को लेकर आना है 85 को। अब देखो 85 आपके पास किस किस इक्वेशन में है, पहले तो आप ये देख लो। यहां पर कितनी इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है बोर्ड पर जहां पर 85 लिखा हुआ है, बताइए कौन कौन सी है। एक तो सर थर्ड इक्वेशन है जहां 85 लिखा हुआ है, और एक फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है ना। ओके, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जो ये वाली इक्वेशन है जहां पर रिमाइंडर 0 आया है, इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। जो आपको फॉर्म बनानी होती है ऑलवेज, ठीक है, हमेशा 85 जहां भी दिखेगा, इस इक्वेशन में दिखा, यहीं से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। तो आप मुझे इस इक्वेशन को देखकर ये बताओ कि 85 किसके इक्वल है, 85 किसके इक्वल है। तो आंसर है सर 255 में से 170 इंटू 1 क्या कर दूं मैं, माइनस, तो ये किसके इक्वल बचेगा, 85 के इक्वल, हाँ या ना। ठीक, तो मैं यही चीज वहां पर उस बोर्ड पर लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, 85 इक्वल्स टू 255 माइनस 170, ठीक है ना। 85 इक्वल्स टू 255 माइनस 170 इंटू 1। ये बात आ गई सबको समझ में। ये मैंने कहां से लिखा, फ्रॉम, कौन सी इक्वेशन थी प्यारे बच्चों, थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन। ओके, 85 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो HCF है, इसी को तो इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब देखो 255 और 170 को मुझे चेंज करना है, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, सुनना ध्यान से। 170 को कुछ लिख सकते हैं क्या सर, हाँ, क्या 1190 में से ये क्वांटिटी इधर लाकर माइनस कर दें तो वो किसके इक्वल रहा होगा, बोलो 170 के रहा होगा ना। तो देखो अगर कहीं 170 लिखा हो तो देखो क्या लिख सकते हैं, मैं इस बोर्ड पर यहां लिख रहा हूं 1190 माइनस 255 इंटू 4, ये किसके इक्वल रहा होगा, बोलो 170 के रहा होगा ना। ये इधर आकर माइनस हो गया ऐसे, ठीक। तो अगर कहीं 170 लिखा हो तो उसे ये लिख सकते हैं, है ना। तो मैं वहां पर चेंज करने वाला हूं 170 को, ये क्वांटिटी लिखने वाला हूं 255 ऐसे ही, ठीक है, माइनस 170 को क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 1190 माइनस 255 इंटू 4, और इंटू में क्या चल रहा है 1, ठीक। ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने देखा कि देखो 1190 की जरूरत तो है ना। क्या 255 की जरूरत है हमें, नहीं है, 255 की जरूरत तो नहीं है। तो इसका मतलब देखो जब ये आपने स्टार्ट किया था ना, तभी आपके माइंड में एक चीज चल रही थी कि देखो 85 किसके इक्वल है, इसके, और हमें लाना किस नंबर की फॉर्म में है, इस नंबर की फॉर्म में। तो हर हाल में 170 को भी यहां से हटाना है और 255 को भी यहां से हटाना है। तो पहले स्टेप में मैंने किसको हटाया है, अभी 170 को हटा दिया, ठीक है। अब 170 के बाद मैंने, अब मुझे किसको हटाना पड़ेगा यहां से, 255 को, ठीक है ना। अब 255 को कैसे हटाएंगे, देखना ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, अगर कहीं 255 लिखा हो तो उसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1445 माइनस, इस क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का ना, 1190 इंटू में क्या 1, और इक्वल्स टू क्या बचेगा बताओ, 255 बचेगा या नहीं, ठीक है ना। ये चीज इधर लाकर माइनस लिख दी। तो अगर कहीं पर 255 लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, दिस क्वांटिटी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं 255 की जगह ये लिखने वाला हूं,
1445 माइनस 1190 इंटू 1 लिखो मत लिखो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 255 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद माइनस 1190 माइनस 255 की जगह फिर से लिखो, क्या लिखोगे 1445 माइनस 1190 और इंटू 1 लिखो या मत लिखो, ये वाला इंटू 1 लिखो या मत लिखो चलेगा, ठीक है। ये आ गया। फिर से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपका जो एचसीएफ का आंसर आया है उस आंसर को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म जो दे रखी है उसमें लेकर आओ, ठीक है। हमारा एचसीएफ क्या था 85, ये तो हमें पता था, हमने निकाल लिया था। अब 85 यहां पर कहां पर लिखा हुआ है, अगर हमने क्वेश्चन ले सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहां से लेकर चले तो देखो 85 से अगर हम लेकर चलेंगे तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं 255 माइनस 170, ठीक है। हमने लिख लिया, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर हमने देखा कि हमें जो फॉर्म बनानी है वो वाले नंबर तो अभी आए ही नहीं यहाँ पर, तो हमें वो नंबर लाने पड़ेंगे। तो वो नंबर कैसे लेकर आए, तो हमने पहले 170 को यहाँ से हटाया। 170 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 170 को हम लिख सकते हैं ये दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, ये ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने 170 को चेंज किया तो मैंने देखा कि एक नंबर जो वहां चाहिए था अब वो मुझे बोर्ड पर दिखने लगा 1190, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है क्या कि हमें 255 तो चाहिए ही नहीं, है ना, हमें कोई दूसरा नंबर चाहिए। तो हमने 255 को भी चेंज कर दिया, उसको ये लिख दिया, ये ठीक है ना। ये बात आ गई समझ में। अब आप बोर्ड पर देखो क्या वही सारे नंबर नहीं आ गए हैं जो हमें चाहिए, है ना, आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। 1445 माइनस 1190 माइनस 1190, और यहाँ पर कहीं 4 भी चल रहा था क्या, कहाँ चल रहा था, इस जगह पर चल रहा था, यहाँ इनटू में क्या चल रहा है 4, ठीक है। तो 1190 ऐसे ही, ठीक है, माइनस 4 इंटू दिस 1190, अच्छा यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा अभी हमें, चलिए पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं 1445, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 1190 इंटू में क्या 4। फिर से देखिए ये माइनस ऐसे ही लिखा, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगाया, इसको ऐसे लिखा। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा और माइनस आएगा, ठीक है ना। और ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और इस 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ठीक। अब आगे देखो सॉल्व करो, 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 माइनस 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 प्लस 4 इंटू 1445, अच्छा माइनस और प्लस माइनस 1190 इंटू 4, ठीक है। अब बोर्ड पर एक चीज ध्यान दो, एक तो ये लिखा हुआ है 1445, है ना, अच्छा और कहाँ लिखा हुआ है सर, ये लिखे हुए हैं, ये कितने लिखे हुए हैं 4, ये कितने लिखे हुए हैं, और एक ये लिखा हुआ है, कितने हो गए 5, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह रहे हो सर बोर्ड पर लिखे हुए हैं 5, क्या 1445, ठीक है। अच्छा अब देखो एक 1190 ये लिखा हुआ है, एक 1190 ये लिखा हुआ है, कितने हो गए 2, ठीक है, और 4 ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कितने हो गए 6, कैसे माइनस के, है ना, माइनस का 1 और माइनस के 4, कितने हो गए माइनस के 6, तो माइनस के 6 लिखे हुए हैं, क्या 1190 माइनस के 6 लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा आगे ये सब किसके इक्वल चल रहा है 85 के इक्वल। अब 85 इक्वल्स टू, इसको हम कंपैरिजन कराएंगे किससे 1190 m से, इसका नाम हमने क्या रख दिया m, और प्लस और 1445, इसको ऐसे लिख लो 1445, ये हमारे पास कितने हैं 4 और 1 5, ठीक है, 1445 इंटू में क्या m, ठीक है। अब बोर्ड पर कंपैरिजन कराकर मुझे ये बताइए कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कंपैरिजन कराओ कितनी है -6, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 5, ये। और ये जो HCF है ये किस फॉर्म में आ चुका है, ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास कौन सी 1190 इंटू m प्लस 1445 इंटू
n, where m is equals to -6 and n is equals to +5। ये समझ आया? ठीक, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपके सामने कभी भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि क्वेश्चन में कौन से नंबर तक पहुंचना है। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुआ क्वेश्चन? स्टार्ट हमेशा एचसीएफ से होगा, है ना। और एचसीएफ इस क्वेश्चन में कितना आया था हमारा पास? 85। और 85 को लिखने के आपके पास दो ही तरीके होंगे, या तो यहां से लिखोगे या यहां से लिखोगे। और मैंने आपको क्या बोला, हमेशा कहां से स्टार्ट करना है? यहां से, रिमाइंडर से जस्ट पहले वाला, है ना, वहां पर जरूर आ रहा होगा, है ना, एचसीएफ का वैल्यू आपका। तो ये यहां से स्टार्ट करोगे, फिर इसके बाद आपको जो भी बोला जाए उसमें कन्वर्ट करते रहो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस दिस दिस। 3 नंबर वहां पर गिवन है और इनका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मेरे पास है 4, यहां पर मुझे लिखना चाहिए एचसीएफ ऑफ, मुझे निकालना है 441 567 का, एंड और किसका चाहिए? 693 का। ठीक है ना। कभी भी आपके पास 2 नंबर आते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? उन दोनों नंबर में से चूज करते हो कौन सा छोटा नंबर है, वो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या करते हो? डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड करते रहते हो, तब तक डिवाइड करते रहते हो जब तक कि रिमाइंडर का आंसर 0 ना आ जाए। फिर जो लास्ट डिवाइजर होता है दैट इज एचसीएफ। ओके, अब यहां पर हमारे पास 3 नंबर आए, तो इन 3 नंबर में आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? कौन से 2 नंबर छोटे हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से ये दोनों छोटे हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम इन दोनों नंबर से करेंगे। अब इन दोनों में से कौन स्मॉल है? 441। ठीक है ना, तो यहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चन को कि 441 क्या है? स्मॉल। किससे? 567 से। ठीक है, अच्छा, अगर ये इससे स्मॉल है तो इससे इसको डिवाइड कराना है। ओके, तो इससे इसको डिवाइड कराओगे तो देखो कैसे बनेगा। 441 से डिवाइड कराना है किसको? 567 को। ठीक है, कितने टाइम? 1। कितना बनेगा? 441। ठीक है, माइनस कराइए, कितना बनेगा? 126। ठीक है, रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब फिर से आगे प्रोसीड करेंगे हम। कैसे? इस रिमाइंडर से लास्ट डिवाइजर को डिवाइड कराएंगे। तो 126 से डिवाइड कराना है 441 को। ठीक है, कितने टाइम? 3। कितना? 378। ठीक है, माइनस कराइए, 63। फिर से रिमाइंडर का आंसर 0 नहीं आया। ओके, तो इसका मतलब फिर से डिवाइड कराएंगे। किसको किससे डिवाइड कराएंगे? रिमाइंडर कौन है? 63, उससे किसको डिवाइड कराएंगे? जो लास्ट डिवाइजर होगा। ठीक है ना, तो 126 को डिवाइड करा दो। कितना? कितना? -0। ठीक है, तो अगर हमारा रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ दे देगा हमें। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ कौन कौन से नंबर? 441 एंड 567 एज कितना बना? 63। ठीक है ना, यहां पर एचसीएफ का आंसर आया हमारा 63। ओके, अब जो हमारा नया एचसीएफ आया है ये, ठीक है, और जो हमारा लास्ट नंबर बचा था, अब उन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। ठीक है ना, और ये आप छोटे नंबर्स के साथ कभी करके देखना। और अभी प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम वाली पढ़ेंगे, उसमें आप करके मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर मैं 3 नंबर का एचसीएफ निकालूं, तो अगर मैं कभी ऐसा करूं कि पहले 2 का निकाल लूं, उनके एचसीएफ के आंसर को तीसरे के साथ निकाल लूं, तो उन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो यही आप यहां पर कर रहे हो। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लिया, कितना आया? 63। फिर इसके साथ लास्ट नंबर को निकाल लो। ठीक है, इन दोनों में कौन छोटा है? तो आप क्या लिखोगे? 63 इज लेस देन 693। ठीक है, अगर ये स्मॉल है तो इसको डिवाइड करो। 63 से डिवाइड करना है 693 को। कितना? 11। 693 माइनस क्या आया आंसर? 0। अब क्योंकि पहली बार में हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो जो हमारा डिवाइजर था वही क्या बन जाएगा? एचसीएफ। ठीक है,
तो देयरफॉर HCF इज 63। इस तरह से होगा। ये बात आई समझ में? ठीक है। अगर सर 4 नंबर आ जाए कभी एग्जाम में तब क्या करें? तो आंसर है पहले 2 का निकालो, लास्ट वाले 2 का HCF निकालो, ठीक है। फिर जो HCF के आंसर आए उन दोनों का भी क्या निकाल लो? HCF। तो ये आप कितने भी नंबर के साथ कर सकते हैं, 5 के साथ भी कर सकते हो। लास्ट 2 को निकालो, लास्ट 2 को निकालो, फिर उनके HCF का एक HCF आ जाएगा, फिर जो बीच वाला नंबर बच गया था उसके साथ निकालो। तो ये आप कितने भी नंबर के साथ कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं आपका। NCERT की बुक में अगर आप देखोगे तो 2 नंबर के ही HCF आपको मिलेंगे, 3 वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 11 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251 9377 15628 लीविंग रिमाइंडर्स 1 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। ओके, देखिए सुनिए ध्यान से। अगर सपोज करो मैं 2 नंबर लेता हूँ आपके सामने, जैसे 2 लिया मैंने और 4 लिया, या 2 और 5 लेता हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए, 2 and 5, ठीक है ना। इन दोनों नंबर का सपोज करो मुझे HCF निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा मुझे? इन दोनों में से स्मॉल कौन है? 2, तो 2 से क्या करना पड़ेगा मुझे? डिवाइड। तो मैंने 2 से डिवाइड कराया 5 को, ठीक है। 2 2 जा 4, माइनस किया, रिमाइंडर कितना आया? 1। क्या 2 और 5 के HCF का आंसर ये है? नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? तो आंसर है क्योंकि यहां पर रिमाइंडर का आंसर क्या नहीं आया? 0। तो एक तरीका है जिससे कि आंसर रिमाइंडर का 0 आ सकता है। अगर इस रिमाइंडर को मैं इसमें से क्या कर दूं? माइनस, ठीक है ना। तब देखते हैं क्या बनेगा। तो जो नंबर था उसमें से रिमाइंडर को हमने क्या कर दिया? माइनस। अब हमारे पास क्या आया? नंबर 4, ठीक है। अब मैं 2 और 4 का HCF निकालता हूं, ठीक है। तो देखो निकालने पर क्या बनेगा? 4, 2 2 जा 4, माइनस किया, क्या आंसर आया? 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसी स्टेप पर मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? HCF है ना, क्योंकि रिमाइंडर का आंसर 0 आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी नंबर का HCF निकालना हो और अगर मैं HCF नहीं निकाल पा रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? रिमाइंडर को इसमें से क्या कर देना चाहिए? माइनस। और जब भी मैं माइनस करता हूं तो मुझे हमेशा ऐसा नंबर मिलता है जिससे किसका रिमाइंडर का आंसर क्या आने लगता है? 0, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 3 and 11, 2 नंबर लिए मैंने, इन दोनों का मुझे HCF निकालना है। कैसे निकालोगे? तो आंसर है स्मॉल वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या करोगे? डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कराओ, 3 से हमने डिवाइड कराया किसको? 11 को। तो 3 3 जा 9, आंसर क्या आया? 2। एक ही स्टेप में यहां पर नहीं मिला रिमाइंडर, ठीक है ना। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिला तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं 11 में से माइनस कर दूं किसको? 2 को। तो अब जो नंबर आएगा मेरे पास वो हमेशा आपको एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 दे देगा, ऐसे आया ना, ठीक है। तो अब उसने क्या किया था? क्वेश्चन उसने कहा था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस 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 लीविंग रिमाइंडर दिस दिस दिस, है ना। तो एक काम करते हैं हम, ये रिमाइंडर अभी बच रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, ये ना बचें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको क्या कर दें? माइनस। इसमें से 2 को माइनस कर दें और 3 माइनस कर दें इसमें से, ठीक है। जब 1 2 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो ऐसे नंबर हमारे पास बचेंगे जिनका हम HCF निकालें तो रिमाइंडर का आंसर क्या आ रहा होगा? 0, और वहां से HCF आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम करते हैं यहां पर। वन 2 5 1 और क्या नंबर है? 9377 एंड 15628, ये नंबर है मेरे पास। अगर मैं इनके जो रेस्पेक्टिवली जो भी इनके रिमाइंडर है वो इनमें से माइनस कर दूं तो कौन कौन से नंबर आएंगे? देखो 1 2 5 1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? 1 को। इसको माइनस कर दो 1 को, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा? 1250, ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस कर देते हैं हम किसको? 2 को, ठीक है ना। तो इसमें से 2 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 9375, ये आ जाएगा। और इसमें से 3 को माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा? 15625, ये नंबर आ जाएंगे। तो ये मेरे पास नंबर आए।
अब ये जो लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल था जिसको वो डिवाइड कर सकता है, वो नंबर आपके सामने बोर्ड पर आ चुके हैं, जो मैंने आपको 3 और 11 का करके दिखाया था कि 3 से 11 को जब हम डिवाइड करते थे तो क्या होता था, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आता था। अगर 2 में इसमें से माइनस कर दूं तो वो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा जो 3 से क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो है ना, तो इसी तरह से मैं 1 से 1 माइनस करूंगा, 2 माइनस करूंगा, 3 माइनस करूंगा, तो ये वो लार्जेस्ट नंबर आ जाएंगे जो डिविजिबल बाय होंगे किससे, हमारे HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ये बात फिर से ध्यान से सुनो, अभी ये नंबर जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनका अगर हम HCF निकालें, है ना, तो HCF से ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर हमें दे रहे हैं 1 2 3। लेकिन अगर मैं 1 2 3 को इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो नंबर आएंगे वो तीनों के तीनों नंबर मेरे HCF से क्या होते होंगे, डिवाइड होते होंगे, और रिमाइंडर कितना देते होंगे, 0। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबर का HCF निकालने का तरीका क्या है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो पहले 2 नंबर का निकाल लो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1250 स्मॉल है किससे, 9375 से। ठीक है, तो ये अगर स्मॉल है तो इससे इसको डिवाइड करा दो, 1250 से डिवाइड करा दो किसको, 9375 को, कितने टाइम, 7 कितना, 8750। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा दो 625। ठीक है, रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, 625 से इसको डिवाइड कराओ तो 1250। ओके, 625 से इसको डिवाइड कराओ कितने टाइम, 2, कितना आ जाएगा, 1250। ठीक है, माइनस कराया 0 आ गया। ठीक है, अब हमारा आंसर कितना आ गया, 625। ये हमारे HCF का आंसर आया। ठीक है, अब हमारे पास जो HCF आया है और जो लास्ट नंबर बचा था, अब उन दोनों का निकालो HCF 15625 का। इसमें 625 क्या है, लेस 15625 से। ठीक है ना, तो इसलिए इससे इसको डिवाइड करा दो, तो 625 से डिवाइड कराएंगे 15625 को, है ना, तो ये 25 टाइम डिवाइड होगा, कितना, 15625 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF का आंसर कितना आएगा, 625। ठीक, अब देखो इसको एक बार और, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 7 लिखा है, ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 के आसपास, 7 से स्मॉलेस्ट, 7 से स्मॉल कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड होता है, 6। कैसे वो 6 कैसे आ सकता है, तो आंसर है इसमें से क्या माइनस कर दो, 1। ठीक है, फिर से मैंने बोला कि यहां पर बोर्ड पर 8 लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 3 से वो मैक्सिमम नंबर बताओ जो 3 से डिवाइड हो जाता हो। अभी मेरे पास डिवाइड करने के लिए क्या है, 8 है ना, तो 8 तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैक्सिमम नंबर कौन सा डिवाइड हो सकता है, तो आंसर अगर इसमें से 2 माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 9। ये तो 3 से डिवाइड होता ही है। अब 9 के बाद मैंने बोला आपसे 10। ठीक है ना, 10 के आसपास कोई ऐसा नंबर बताओ, 10 से छोटा, 10 से छोटा कोई ऐसा नंबर बताओ जो 3 से डिवाइड हो जाता हो। 9 कैसे आएगा, रिमाइंडर को क्या कर दो, माइनस। इसी तरह से अगर मैं 11 लिख दूं तो अब आप क्या कहोगे कि इसमें से किसको माइनस कर दो, 2 को, तो वो नंबर आ जाएगा 9 जो इससे डिवाइड हो जाएगा। ये बात आ रही है समझ में, ठीक, तो वही काम हमने इसमें किया। ठीक है ना, क्या किया कि यहां पर जो हमारे पास नंबर थे उन नंबर्स में से इनके जो रिमाइंडर थे वो क्या कर दिए, माइनस। अब माइनस करने पर आपके सामने बोर्ड पर ये वो नंबर लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों जो सब के सब किससे डिवाइड होते होंगे, 625 से। तीनों नंबर बड़े आराम से। ये बात आई समझ में, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 और ये थी आपकी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट।